मध्यकालीन हिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं पार्ट वन अपना मध्यकालीन हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। देखो पार्ट वन में अपन क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। देखो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, किस पर आक्रमण किया? सिंध पर किया। किसको पराजित किया? राजा दाहिर को पराजित किया। 712 में इसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया, राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर को पराजित करके राजा दाहिर की पत्नी ने क्या किया? अग्नि जोहर किया। राजा दाहिर की पत्नी ने अग्नि जोहर किया और राजा दाहिर की दोनों बेटियों को इसने बंदी बना लिया। राजा दाहिर की पत्नी ने क्या करा? अग्नि जोहर किया। राजा दाहिर की पत्नी ने अग्नि जोहर किया और उसने क्या करा? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर कहाँ भेजा? अपने खलीफा के पास। बंदी बनाकर इसने अपनी बेटियों को उसके खलीफा के पास भेजा। कहाँ भेजा? खलीफा के पास भेजा। ठीक है, अब राजा दाहिर ने क्या करा? सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को अपने कब्जे में किया, राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बनाकर उसने अपने खलीफा के पास भेज दिया और राजा दाहिर की पत्नी ने अग्नि जोहर किया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले क्या लगाया था? जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जो कैसा कर था? जजिया कर था जो गैर धार्मिक कर था। कौन सा? गैर धार्मिक कर था। गैर धार्मिक कर था, इसने जजिया कर लगाया था जो ये गैर धार्मिक कर था। अब इसने क्या करा? इसने जजिया कर में कितने लोगों को छूट दी? 5 लोगों को छूट दी। उसमें से किसको छूट दी? तुमने पढ़ा नहीं था उस दिन? तुमने पढ़ा नहीं था, सब पढ़ा था, मैंने तुम्हें अलग से लिखा था। कितने लोगों को छूट दी? 5 लोगों को छूट दी। किसको दी? ब्राह्मणों को, महिलाओं को, बच्चों को, विकलांगों को और बूढ़ों को। देखो बच्चे कौन थे? बच्चे वो थे जिनकी एज 13 या 10 साल तक थी। उस साल 10 से 14 साल तक के, मतलब 0 से लेके 10 या 14 साल तक के इसने क्या करा? बच्चों को छूट दी। ठीक है, छोटे बच्चे थे। अब उसमें थे बुजुर्ग। बूढ़े कौन थे? बूढ़े थे जो 70 साल से ज़्यादा या 80 साल से ज़्यादा उनकी मैक्सिमम एज थी, वो बूढ़े थे। ठीक है, उन लोगों को छूट दी। फिर उसने किसको दी? महिलाओं को दी। उसको ऐसा लगा कि महिलाओं को उसने छूट दी कि महिलाएं कमा नहीं सकती, इसलिए उसने महिलाओं को छूट दी। ठीक है, और कितने महिलाएं कितनी थी? बहुत से 10% तो होंगी अनुमानित मान लो। फिर उसने विकलांगों को छूट दी। विकलांगों को छूट दी। विकलांग कितने होते हैं? बहुत 2 या 4%। ठीक है, और फिर इसने ब्राह्मणों को छूट दी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को छूट इसलिए दी क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि ब्राह्मणों का धन भिक्षा होता है, इसलिए उसने ब्राह्मणों को छूट दे दी। कुछ टाइम ऐसा कुछ इसने नहीं माना था। अब ब्राह्मणों पर पहला बार जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इस चीज का ध्यान रखना। देखो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और भारत पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। इस चीज का ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया था और फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। अब इसने भारत के लोगों को क्या सिखाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या सिखाया था भारत के लोगों को? ऊंट पालना, खजूर की खेती। इसने भारत के लोगों को ऊंट पालना और खजूर की खेती करना सिखाया था। नीलू पांडे ने पढ़ा, रिवाज करना बहुत ज़्यादा। ऊंट पालना और खजूर की खेती करना सिखाया था। और क्या सिखाया था इसने? मानसून का ज्ञान। क्या दिया था भारत के लोगों को? मानसून का ज्ञान दिया था। मानसून का ज्ञान दिया। और मैप, जो अपना जी मैप होता है, मैप के बारे में बताया था, क्योंकि ये अरब
साइड का था। इधर के लोगों को मानसून का और मैप और समुद्री मार्ग का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसने मैप के बारे में बताया, अपने लोगों को मैप, भारत के लोगों को मैप से इंट्रोड्यूस कराया और मानसून मतलब मौसम के बारे में बताया, मौसम के बारे में जानकारी दी। ऊँट पालना, देखो ऊँट तो भारत में पहले से भी थे, पर यहाँ के व्यक्ति ऊँट नहीं पालते थे। इसने भारत के व्यक्तियों को ऊँट पालना सिखाया, क्योंकि ये कहाँ का था, इधर का रेगिस्तान का इलाका था। जो ये इलाका है ये क्या है, इधर का रेगिस्तान का इलाका था, रेगिस्तान वगैरह थे, इधर ऊँट बहुत ज़्यादा पाले जाते थे। ऊँट पालना सिखाया और खजूर की खेती करना सिखाया। मतलब ये जो इलाका होता है इसके खजूर बहुत फेमस होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को इसने खजूर की खेती करना सिखाया। कभी कभी पूछ लिया था खजूर कहाँ के फेमस थे, ऑप्शन में देगा तो इधर के सिंध साइड खजूर बहुत फेमस थे और ऊँट पालना इसने सिखाया था, क्योंकि इधर भारत ऊँट तो भारत में पहले से भी थे, पर पहले पाले नहीं जाते थे। इसने ऊँट पालना सिखाया, क्यों, क्योंकि ये रेगिस्तान का इलाका था, इधर ऊँट बहुत ज़्यादा पाले जाते थे। ठीक है, अब ये भारत में कहाँ से आया था, दर्रों से होके आया था। देखो पहले मार्ग तो था ही नहीं, इधर का रेगिस्तान का इलाका था, तो इधर से ये लोग दर्रों में होते हुए भारत पर प्रवेश किया। बड़े बड़े दर्रे थे, उसको जियोग्राफी में सर पढ़ाएंगे, कंप्लीट हो जाए। दर्रों से होता हुआ अब इसने और क्या करा था बताओ, अपने यहाँ से क्या सीखा, शून्य का दशमलव प्रणाली। इसने अपने यहाँ से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया और दशमलव प्रणाली के बारे में सोचा, क्योंकि शून्य का ज्ञान अपने यहाँ आर्यभट्ट के समय पर हो चुका था, शून्य की खोज। ठीक है, शून्य का ज्ञान और दशमलव प्रणाली इसने कहाँ से सीखी, भारत के लोगों से सीखी। ठीक है, अब इसने जैसे अपने जैसे कुछ मतलब जैसे वो थे शास्त्र वगैरह थे, उनका हिंदी में अनुवाद किया था। कौन कौन से किए थे, मैंने उस दिन लिखाए थे, कौन कौन से शास्त्रों का इसने अरबी भाषा में अनुवाद किया था, हिंदी भाषा में इसने कौन कौन शास्त्रों का अनुवाद किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। चलो छोड़ो, देखो कश्मीर के जो शासक थे ललित दिव्य पांडे और चालक के वंश के शासक थे, उन्होंने इसको कश्मीर से आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना अपन ने मोहम्मद बिन कासिम में पढ़ा। अब युद्ध का कारण मैंने आपको उसी दिन बताया था, युद्ध का कारण क्यों बना, क्योंकि इसके मोहम्मद बिन कासिम के पिता थे मोहम्मद बिन हिसूस। ठीक है, मोहम्मद बिन हिसूस के भाई था हेजाज बिन हिसूस। मोहम्मद बिन कासिम के पिता की मृत्यु छोटी सी उम्र में हो चुकी थी और मोहम्मद बिन कासिम के जो ताऊ थे हेजाज बिन हिसूस, उन्होंने इसको युद्ध कला, रणनीति, शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। क्या दिया था, युद्ध कला सिखाई, रणनीति सिखाई, युद्ध कला और रणनीति का ज्ञान दिया था। अब हेजाज बिन हिसूस का जहाज जो श्रीलंका से होता हुआ, श्रीलंका का राज्यपाल उसको हेजाज बिन हिसूस को उस जहाज के तोहफे में महिलाएं, बच्चे, सोने चांदी, हथियार, जेवरात कुछ मतलब देते हैं, जो वो जहाज होता हुआ कहाँ जाता है, हेजाज बिन हिसूस के पास जाता है। क्योंकि और वो जहाज कहाँ पे लूट लिया जाता है, सिंध में। सिंध में लूट लिया जाता है तो उस जहाज में मतलब सभी व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचता है जो कहाँ जाता है, हेजाज बिन हिसूस के पास जाता है। और हेजाज बिन हिसूस के पास जाकर वो कहता है कि अपना जो जहाज है इसको सिंध में लूट लिया गया। उस समय सिंध के राजा कौन थे, दाहिर। हेजाज बिन हिसूस राजा दाहिर सैन को क्या लिखता है, खत लिखता है। इसका इनका पूरा नाम था दाहिर सैन। कभी कभी पूछ लिया जाता है दाहिर सैन, क्योंकि अगर ऑप्शन में मान लो दाहिर लिखा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, सैन तो लिखाया नहीं सबने। इसके राजा थे दाहिर सैन। दाहिर सैन को वो खत लिखते हैं, मतलब दाहिर सैन को एक पत्र लिखते हैं और दाहिर सैन से कहते हैं, कौन पत्र लिखता है, हेजाज बिन हिसूस। हेजाज बिन हिसूस दाहिर सैन को एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर कहते हैं कि हमारे जहाज को सिंध में लूट लिया गया था। उस समय सिंध का शासक कौन था, राजा दाहिर, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा बचा था। उसने बताया था कि आपने जहाज को कहाँ पर लूट लिया गया है, सिंध में लूटा गया है। पर राजा दाहिर सैन को पत्र लिखता है और राजा दाहिर सैन इस सब चीज़ से इनकार कर देता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है और हम आपका ऐसा कुछ भी वापस नहीं देंगे। दाहिर सैन मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है कि हेजाज बिन सिंध पर जाकर आक्रमण करो। हेजाज बिन हिसूस दाहिर सैन मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है कि सिंध पर जाकर आक्रमण करो। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे, जो राजा दाहिर सैन पर आक्रमण करता है और राजा दाहिर सैन को बंदी बनाकर
की आत्महत्या कर देता है और राजा दाहिर सेन की पत्नी अग्नि जौहर कर लेती है, ठीक है। और उनकी दोनों बेटियों को बंदी बनाकर अपने खलीफा के पास भेज जाता है। बताते हैं कि 17 साल की उम्र में ही इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 17 साल में। और 21 से 20 साल की एज में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इसकी कब्र कहाँ है पता नहीं। 21 से 20 साल की एज में इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण था राजा दाहिर की बेटियां। राजा दाहिर की बेटियों को ये बंदी बनाकर अपने खलीफा के पास भेजता है और राजा दाहिर की बेटी कहती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ गलत किया और उसने अपने खलीफा के पास अब हमको भेज दिया। तो उनका जो खलीफा होता है उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है वो भारत से वापस चला जाता है। उसको उसकी मृत्यु बताई जाती है कि जो पशुओं का जो जबड़ा होता है उसमें उसको सिल दिया था और जबड़े को उसमें सिलने के बाद उसको दम घोटने के बाद उसकी उसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो इतना पार्ट नोट कर लो, ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिखा है तुम्हारे पास पूरा, ठीक है। अब तो फिर तुम लिखा तो उस दिन लिखाया था, देख है, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद किसके बारे में पढ़ाया यार? इसमें मध्यकालीन हिस्ट्री के ये पार्ट चल रहा है। अब देखो इसमें पढ़ेंगे अपन 2 आक्रमण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अब इसमें अपन किसको पढ़ेंगे? अब अपन इसमें पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में कल किसको पढ़ाया था? चल रहा है मध्यकालीन हिस्ट्री में। अब क्या चल रहा है मध्यकालीन हिस्ट्री में? तुर्क आक्रमण। क्या चल रहा है मध्यकालीन हिस्ट्री में? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में मैंने किसको पढ़ाया था? आप तुम्हें किसको पढ़ाया था? अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद किसे पढ़ाया था? सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के बाद पढ़ाया था सुमुक्तगीन और सुमुक्तगीन के बाद पढ़ाया था महमूद गजनवी। इसके बाद अपन ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। देखो अल्पतगीन कौन था? एक तुर्क था, ठीक है। ये एक तुर्की शासक था और अल्पतगीन एक तुर्की शासक था और अल्पतगीन ने गजनी की स्थापना कब करी थी? कौन था? अल्पतगीन ने 932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना करी और उसका ये राजा बना। कौन बना? अल्पतगीन। अल्पतगीन कब बना? 932 में। सुमुक्तगीन कब बना? सुमुक्तगीन कब बना? 977। अब देखो 977 में सुमुक्तगीन बना। अल्पतगीन की गद्दी पर कौन बैठा? सुमुक्तगीन बैठा। अल्पतगीन कौन था? सुमुक्तगीन का दामाद। अल्पतगीन सुमुक्तगीन का दामाद था और भतीजा भी था, ठीक है। अल्पतगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? सुमुक्तगीन। और इसके बीच में जो टाइम पीरियड जो खाली रहता है उससे पहले गद्दी पर कौन बैठा था? इसके बाद, क्योंकि इसको एक बुढ़ा बादशाह कहा जाता है सुमुक्तगीन को, वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करा, विपरीतगीन। इसके बारे में एक खाली शहर के बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि विपरीतगीन ने करा और उसका शासक कब तक रहा? 994 से 977 तक रहा, ठीक है। 977 में सुमुक्तगीन बैठा। अब देखो सुमुक्तगीन के बाद कौन बैठा? महमूद गजनवी। सुमुक्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कब बैठा? महमूद गजनवी कब बैठा? 978 में बैठा।
सुमुप्तगीन गद्दी पर कब बैठा? 98 में बैठा। थोड़ा लेट लेके कंफ्यूज हो जाता है। 998 में बैठा। अब देखो 998 में बैठा। अब देखो क्या होता है। देखो 998 में सुमुप्तगीन महमूद गजनबी उसका गद्दी पर बैठा। अब देखो क्या करा महमूद गजनबी ने, क्या करा था। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, महमूद गजनबी ने क्या करा था बताओ। 17 बार इसने आक्रमण किया। किस कहां पर किया? भारत पर, सिंध पर 17 बार आक्रमण किया इसने। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण कहां किया था? 1001 ईस्वी में। पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किस पे किया था? जयपाल पर, जिसमें इसने क्या करा था? किलों को लूटा था और सीमाओं को अपने कब्जे में किया था। ठीक है, फर्स्ट आक्रमण में इसने इतना करा था। अब दूसरा आक्रमण इसने कब किया था? 1001 में। नीलू 1001 में। दूसरा कब किया था? 1 में। इसने किसने किया था? जयपाल पर। उसे क्या कहा गया था? पेशावर का पेशावर का युद्ध कहा गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसने 1002 में किस पे आक्रमण किया था? इसके बाद इसका नेक्स्ट आक्रमण किस पे था? आनंदपाल पर। किस पे आक्रमण किया था इसने? और जयपाल ने क्या करा था? आत्मदाह कर लिया था या आत्महत्या कर ली थी। मतलब इससे परेशान होकर राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इस पे किसने आक्रमण किया? 1008 में किस पे आक्रमण किया? राजा दाहिर इस जयपाल के पुत्र पर, आनंदपाल पर। आनंदपाल पर आक्रमण किया। और कौन सा युद्ध करा? बेहिंद और भाटेआड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बेहिंद और भाटेआड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, 1008 में। अब इसने क्या किया? 1014 में इसने नौवा अभियान चलाया। किस पर आक्रमण किया? 1014 में चंद्रस्वामी मंदिर को लूटा। उसको चक्रस्वामी बोलते हैं, चक्रस्वामी भी बोलते हैं, चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। और क्या किया था? कृष्ण की मूर्ति ले गया था। और कौन सा युद्ध था ये? थानेश्वर का। कहां पर आक्रमण किया था? थानेश्वर पर इसने आक्रमण किया था और चक्रस्वामी मंदिर को लूटा था। कृष्ण भगवान की मूर्ति ले जाकर इसने गजनी में उसको स्थापित करवा दिया था, मतलब भूमि में दबवा दिया था। अब 1018 में इसका 12वां अभियान शुरू हुआ। वहां पर इसने किस पे आक्रमण किया था? 1018 में 1018 में इसने मथुरा और वृंदावन और कन्नौज को लूटा था। ठीक है, मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय प्रतिहार शासक जयपाल को कन्नौज को छोड़कर चले गए थे। जो प्रतिहार शासक थे जयपाल, वो कन्नौज को छोड़कर चले गए थे। अब इसके बाद सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका कब रहा? 1025 1025 में इसने प्रसिद्ध आक्रमण करा। कहाँ पे करा? कहाँ पे था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसने कब लूटा? 1025 में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इसने इतना लूटा कि वहाँ की मूर्ति, धन संपदा, बताया जाता है कि वहाँ के गेट भी ले गया था। बुरी तरह से इसने गुजरात सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब गुजरात सोमनाथ मंदिर को लूटते वक्त इसका किससे सामना हुआ था? जाटों ने इसको लूट लिया था। इसका जाटों से सामना हुआ और जाटों ने इसको लूट लिया था। अब क्या हुआ? अपनी हार का या अपनी लूट का बदला लेने के लिए 1027 में वापस आता है। जो इसका अंतिम आक्रमण होता है। अंतिम आक्रमण किससे होता है? जाटों से होता है। ठीक है, अपनी लूट का बदला लेने के लिए 1027 में वापस आता है और 1027 में इसका अंतिम आक्रमण होता है जाटों से और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
जाती है, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद अपन किसको अब देखो इसमें ये सारे युद्ध किसने किए? महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने मध्यकालीन हिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा युद्ध किए महमूद गजनबी ने। इसके 17 युद्ध, 17 बार इसने युद्ध किए, 17 बार आक्रमण किए। ये तो उसके कुछ प्रसिद्ध है, जरूरी नहीं है कि प्रसिद्ध ही पूछ लिए जाएंगे, पर कुछ प्रसिद्ध युद्ध माने जाते हैं, इसलिए इन प्रसिद्ध युद्धों को लिखा जाता है। मैंने तुम्हें सीक्वेंस में 15 युद्ध लिखाए थे उस दिन, 15 लिखाए थे, तो ये प्रसिद्ध युद्ध है। मतलब इनमें से एक ना एक क्वेश्चन अगर महमूद गजनबी के बारे में आएगा तो युद्ध के बारे में तो पूछा ही जाएगा। ये इसकी क्वेश्चन है। अल्पतगीन सुमुक्तगीन इसका दामाद था, क्योंकि अल्पतगीन का सुमुक्तगीन दामाद था और गुलाम भी था, ठीक है, इसलिए अब देखो किसी के बारे में डायरेक्ट हम तो मतलब एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पर हम तुम्हें डायरेक्ट महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा देते, फिर तुम जो कहते कि महमूद गजनबी कहाँ से आया था, किसने तुर्क की स्थापना की? नहीं, गजनी की स्थापना किसने करी? महमूद गजनबी कहाँ से आया? महमूद गजनबी कौन था? तो महमूद गजनबी अल्पतगीन था, अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था सुमुक्तगीन, और सुमुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटा था। देखो अगर किसी ने 50 बार आक्रमण किया तो एग्जामिनर तुमसे 50 तो पूछेगा नहीं कि भैया एक लाइन से 50 हो जाओ, तो ये क्वेश्चन तो वो दे नहीं देगा। सबसे फर्स्ट जो पहला और दूसरा होता है इसे तो पढ़ाया ही जाता है, चाहे भले हमको तुम्हें 50 बार पढ़ाना है कि 50 बार इसने इस पे युद्ध किया, लास्ट में युद्ध इसका ये था, पर उसके पहले फर्स्ट सेकंड तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसने बार गुजरात, मथुरा, वृंदावन पर किया, गुजरात पर किया। यह एक पहला शासक था जो आक्रमण करता करता इतने आगे तक आ गया था, बल्कि सब सिंध और गजनी तक आक्रमण करके चले गए थे। ये सबसे पहले यहाँ तक आया था। अब मैंने इसके बारे में, इसके बाद तुम्हें किसके बारे में पढ़ाया था बताओ? ये इसका फैक्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद किसका पढ़ाया था? महमूद गजनबी के बाद। अब देखो तुर्क में अपन दो राजाओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? किसको पढ़ते हैं? मोहम्मद गजनबी और महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। नाम में अंतर है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। महमूद में और मोहम्मद में फर्क है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन किसमें पढ़ेंगे? तुर्क आक्रमण में। तुर्क आक्रमण में अपना पहले अपने किसको पढ़ा? महमूद गजनबी को। मोहम्मद गजनबी को नहीं, महमूद गजनबी को। अब अपन किसको पढ़ेंगे इसमें? मोहम्मद गोरी को। दोनों में फर्क है और दोनों के नाम लिखने में भी फर्क है। ऐसे हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें रिलेटेड मिलेंगी, उनमें फर्क याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसको पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी को। अब देखिए मोहम्मद गोरी ने क्या करा था? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? क्या था पूरा नाम? अब लिखो, नहीं लिखा हूँ। अच्छा, नाम ऐसे हिस्ट्री में अटपटे मिलते हैं, क्या करें? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो इसका पूरा नाम था, क्योंकि पूरा नाम भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। मान लो कभी कभी पूरा नाम दे दिया या फिर शॉर्ट नाम से तुम कंफ्यूज हो गए तो फिर इसका पूरा नाम था तुर्क शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। यह किसका था? गोर प्रदेश का था। कहाँ का था ये? गोर प्रदेश का था। गौर, ये गौर प्रदेश का था। इसका नाम था मोहम्मद गोरी और ये गौर प्रदेश का था। पहले देखो यह पहले गजनी के महमूद गजनबी के कौन था? समकालीन था। महमूद गजनबी का उसके समकालीन था। और इसने कौन से वंश की स्थापना करी थी? कौन से वंश की स्थापना करी थी? सासवनी वंश की। कौन से वंश की स्थापना करी थी? सासवनी वंश की। और किसने करी थी? मोहम्मद गोरी ने। और महमूद गजनबी ने किस वंश की स्थापना करी थी? यामिनी। उसको कौन सी उपाधि मिली थी? यामिन उद्दौला की उपाधि मिली थी, इसलिए उसने यामिनी वंश की स्थापना करी थी। इसने कौन से वंश की स्थापना करी? इसने सासवनी वंश की स्थापना करी। अब देखो
मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसका उल्लेख अनेक पुस्तकों में मिलता है। महमूद बिन कासिम के बारे में किस पुस्तक में मिलता है? कासिम के बारे में किस चचनामा में मिलता है। और इसके बारे में किस में मिलता है? किसके में लिखा था? मिहाज उस सिराज की पुस्तक तकादे क्या लिखा था? नसीरी में मिलता है। किसमें? तकाते नसीरी में मिलता है। ठीक है। इस किस शासक में, किसमें, कौन सी पुस्तक में मिलता है? मिहाज। क्या था? मिहाज अस सिराज, मिहाज उस सिराज की पुस्तक, सिराज की पुस्तक, मतलब पुस्तक मिहाज इस सिराज की पुस्तक किस में मिलता है? कौन, क्या नाम था? तकादे नासिरी। तब काते नसरी में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखो क्या होता है। मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण कब होता है? 1175 में। 1175 में मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण होता है। हाँ, किस पे होता है? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है। और इसका दूसरा आक्रमण कब होता है? 1178 में। 1178 में ये दूसरा आक्रमण करता है गुजरात की राजधानी अहिल्या बाड़ा पर। कहाँ पर आक्रमण करता है? 1178 में गुजरात की राजधानी अहिल्या बाड़ा पर। गुजरात की राजधानी अहिल्या बाड़ा पर ये आक्रमण करता है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है, सबसे ज़्यादा इसका महमूद बिन कासिम का सामना होता है 1191 में। किससे होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। किससे होता है? पृथ्वीराज चौहान से। किससे होता है? पृथ्वीराज चौहान से। और 1191 में जो आक्रमण होता है उसमें कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। देखो, मैंने तुमको एक चीज भी बताई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो जीतता है तो स्टार्टिंग में किसे लिखना है? पृथ्वीराज को, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतता है। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि सबसे पहले 1191 में कौन था? पृथ्वीराज था, क्योंकि पृथ्वीराज का था यहाँ का शासक था। कहाँ का था? राजस्थान में उसका शासक था। तो सबसे पहला पृथ्वीराज को दिखना है, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो बाहर से आया था, पृथ्वीराज यहाँ का शासक था, इसलिए पृथ्वीराज पहले से यहीं से था, इसलिए पहले पृथ्वीराज जीतता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीता है और मोहम्मद गोरी की कौन सा युद्ध होता है? फेमस तराइन का। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा होता है? तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन का द्वितीय युद्ध किसके साथ होता है? मोहम्मद गोरी से होता है। हाँ, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में किसके साथ होता है? मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज के साथ। अब अपन इसमें लिखेंगे मोहम्मद गोरी, क्योंकि अब ये इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। हाँ, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कौन सा युद्ध होता है? ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। देखो, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का शासक हिंदू शासक राजा जयपाल देता है। कौन देता है? हिंदू शाही राजा जयपाल देता है। बाकी हिंदू राजा भी होते हैं, वो भी मोहम्मद गोरी को, पृथ्वीराज को साथ देते हैं मोहम्मद गोरी को हराने में। इसलिए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाता है। अब एक साल में एक अलग ही कहानी घटित होती है। हिस्ट्री, एक इतिहास एक नया मोड़ लेता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होता है 1192 में। अब 1192 में एक साल में एक अलग हिस्ट्री होती है।
पृथ्वीराज संयोगिता से विवाह कर लेते हैं और संयोगिता किसकी बेटी होती है? जयचंद की। जयचंद और पृथ्वीराज बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब क्या होता है, इस चीज की भनक किसको लगती है? मोहम्मद गोरी को लगती है। मोहम्मद गोरी को भनक लगती है कि पृथ्वीराज ने संयोगिता के साथ शादी कर लिया और संयोगिता जयचंद की बेटी थी, इसलिए पृथ्वीराज और जयचंद के संबंध बिगड़ चुके हैं। अब जयचंद क्या करते हैं, अपनी बेटी के स्वयंवर रखाते हैं। किसका स्वयंवर रखाते हैं? संयोगिता का। संयोगिता का स्वयंवर रखाते हैं, वो हिंदू शाही राजा शासकों सबको बुलाते हैं, आसपास के जो राजा थे उनको सबको बुलाते हैं और पृथ्वीराज को नहीं बुलाते। अब क्या करते हैं, वो पृथ्वीराज को एक द्वार पे गार्ड बना के, मतलब द्वारपाल बना के वहाँ पे पृथ्वीराज की मूर्ति खड़े कर देते हैं। संयोगिता जाती है और पृथ्वीराज को खबर दे देती है कि हमारे पिताजी स्वयंवर रखा रहे हैं और हमारी शादी होने वाली है। पृथ्वीराज उस स्वयंवर में आते हैं। संयोगिता पृथ्वीराज की जो मूर्ति रहती है उसको बरमाला डालकर पृथ्वीराज के साथ चली जाती है। इस कारण पृथ्वीराज और जयचंद का संबंध खराब हो जाते हैं। और उस टाइम पृथ्वीराज जो भी और जयचंद बाकी सब हिंदू शासक जो राजा थे उनको जयचंद अपने अपने कब्जे में कर लेता है, मतलब उनको सबको भड़का देता है, वो पृथ्वीराज का साथ नहीं देते। अब इसका फायदा कौन उठाता है? मोहम्मद गोरी उठाता है। अब इसका जिक्र किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासों में किया गया, जो किसकी किताब है? चंद्रबरदई की। चंद्रबरदई किताब है पृथ्वीराज रासों में, उसके बारे में पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है और संयोगिता के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। कुछ इतिहासकारों ने इसको गलत मारा, पर पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है। जयचंद कौन थे? पृथ्वीराज के गुरु थे और उसके वो भी मित्र थे, और चंद्रबरदई पृथ्वीराज का मित्र था। अब देखो होता क्या है, अब चंद्रबरदई तो पृथ्वीराज इस चीज का मोहम्मद गोरी इस चीज का फायदा उठाता है और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाता है और वहां पे पृथ्वीराज की हत्या कर देता है। और वहां पे पृथ्वीराज के साथ कौन जाता है? चंद्रबरदई। जय मोहम्मद गोरी को बताता है कि पृथ्वीराज को किसका ज्ञान है? शब्द विद्या का। उनको शब्द विद्या का, शब्दवाण का बहुत अच्छा ज्ञान है। इसकी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी दोनों क्या करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं और जयचंद जो पृथ्वीराज को बताता है कि मैं शब्द बोलूंगा और आप उससे बाण चलाओगे और उससे मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाएगी। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को शब्द बोलकर बताता है और उससे पृथ्वीराज बाण चलाते हैं और उससे क्या होता है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। वो दोनों आपस में छुरा घोंप कर अपनी हत्या कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, अब ये तो हो गया 92 तक, है ना। अब मैंने क्या बताया था, 1194 में कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। कब होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? और जयचंद के पास। कहाँ पर होता है? गहलवाड़ के शासक जयचंद के पास, जयचंद के साथ होता है। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इसमें कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है। देखो अब क्या होता है, जयचंद मोहम्मद गोरी से कहता है कि हमने तुम्हें विजय हासिल करवाई है, हमने तुम्हें जितवाया है, तो तुम अपना जीता हुआ शासक पृथ्वीराज का सब कुछ मुझे दे दो। पर मोहम्मद गोरी उस चीज को इनकार कर देता है। मोहम्मद गोरी समझता है जब इसने अपने खास मित्र का साथ नहीं दिया तो ये मेरा क्या होगा। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच फिर 1994 में युद्ध, 1194 में युद्ध होता है। उसमें मोहम्मद गोरी जयचंद की हत्या कर देता है। ठीक है, इतना सब कुछ। अब क्या होता है, जयचंद के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जयचंद की हत्या हो जाती है और मोहम्मद गोरी जयचंद का सारा जीता हुआ शासक को अपने कब्जे में कर लेता है। अब क्या होता है, देखो मोहम्मद गोरी की बेटी रहती है, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम हो जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिमाग लगाता है, मोहम्मद गोरी की बेटी कहती है कि मैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी करूंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी सोचता है चलो शादी कर देते हैं। तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी के साथ, मोहम्मद गोरी अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब भैया मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये सोचता है चलो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ, नहीं जो पृथ्वीराज के साथ हुआ है कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए।
जयचंद भी चला गया, सहयोगिता भी चली गई, पृथ्वीराज भी चला गया, राजपाट भी चला गया। इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो, तो ये क्या करता है, अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कर देता है। अब यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री में एक नया, क्या शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल शुरू होता है, और दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश स्थापित होता है। गुलाम वंश में कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम भी होता है और दामाद भी होता है। मैंने कहा ना, हिस्ट्री में गुलाम और दामादों की प्रथा चली ही आ रही है, वो तो हिस्ट्री में चलता रहता है, गले गुलाम हैं गले दामाद हैं, जो चल रहे आ रहे हैं। हाँ, अब 1192 में मोहम्मद गोरी खाकरों के युद्ध में विरोध करता है। खाकरों के युद्ध, वो क्या कहता है, मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है। 1194 में उसका युद्ध हो जाता है, वो जयचंद को हराकर वापस चला जाता है। इसलिए 1205 में ये वापस आता है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से कराकर कुतुबुद्दीन को अब अपना अब देखो, शादी गुलाम से करवाई, गुलाम इसके साथ आया भारत, या फिर अपने साथ ही गुलाम को लेकर आया। अब गुलाम का कोई घर तो था नहीं, अब बेटी की शादी होगी, बेटी ससुराल कहाँ जाएगी जब से कुछ है ही नहीं, तो ये अपना सीता हुआ सारा राजभार सब किसको दे जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1205 में ये वापस आता है खोखरा का विद्रोह दबाने के लिए, और खोखरा का विद्रोह दबाते समय जाते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसको गजनी में दफना दिया जाता है। किसको, मोहम्मद गोरी को। अब अपन पढ़ेंगे इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें।